देखिए, इस बंगाल का चुनाव को जबरदस्ती जीतने के लिए जो तरीका बीजेपी आजमाया, उसका खेल उन लोगों ने 2023 में शुरू किया। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? 2023 में वो जबरदस्ती पार्लियामेंट में एक बिल को बिल्डोज करके पास करवाया, जहां पर आपको याद होगा इसके पहले चुनाव आयोग कौन चुनता था? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जबरदस्ती एक बिल लाया, उसमें लीडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को हटा दिया और उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा एंड अनदर कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर रहेगा। तो नेचुरली अनदर मिनिस्टर कौन है? वो है अमित शाह। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मिल इसको लाया चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कैनेश कुमार। वो कौन था? अमित शाह जब कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। वो आके शुरू से क्या किया, बंगाल के बंगाल के चुनाव में कितने मामलों में टीएमसी को अदालत जाना पड़ा, चुनाव आयोग से क्या क्या शिकायतें की गईं। 30 अप्रैल को कल्याण बंदोपाध्याय ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि काउंटिंग सुपरवाइजर केवल केंद्रीय सरकार और पीएसयू के अफसरों को बनाया जा रहा है। क्या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं मिला जो काउंटिंग सुपरवाइजर के लिए योग्य रहा हो? अगर इस तरह का अविश्वास जताया जा रहा है, तब फिर जीतने के बाद बीजेपी क्या बंगाल चलाने के लिए केंद्र से अफसरों और कर्मचारियों को लेकर आएगी? यह मामला यह भी बताता है कि तृणमूल कांग्रेस कितनी बारीकी से एक एक चीजों पर नजर रख रही है और अदालत के पास दौड़ लगा रही है। कितने मामलों में कोर्ट ने उन शिकायतों को सही पाया और कितने मामलों में समय पर फैसला नहीं हुआ। दूसरे चरण के लिए 91.96% मतदान हुआ, पहले चरण में 93.19% मतदान। कहने का मतलब है कि बीजेपी 160 सीटें ला रही है, इस पर चुप हो गए हैं, जो बीजेपी का दावा है। सुनिए जरा बरखा दत्त, मशहूर पत्रकार, उनके प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं मिस्टर गुप्ता। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी विल इम्प्रूव फॉर श्योर, नॉट अ सिंगल % डाउट ऑन टू, बट वो इम्प्रूव कितना होगी वो मेरे पास आज उसका जवाब नहीं है। कि वो क्या मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लेगी, वो मेरे पास जवाब नहीं है। अब दोस्तों, प्रदीप गुप्ता किसी घबराहट की वजह से बंगाल का एग्जिट पोल नहीं दिखा पाए, या कुछ आंकड़े उनके पास ऐसे थे, या वाकई उन्होंने आंकड़े नहीं लिए, मैं उन पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक संकेत उन्होंने ज़रूर दिया कि बंगाल में ऐसा नहीं है कि बीजेपी की लहर चल रही हो, और जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4 मई को जब मशीनें खुलेंगी तो क्या वाकई ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएंगी, बंगाल जीत जाएंगी एक बार फिर, या फिर मोदी शाह बड़ा खेल करने वाले। यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा, शुरू में मैं करोगे उसका मेल अगर 3-15, 3-20 में उसका मेल कोई पर्टिकुलर एजेंट और पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, मिनिमम टाइम तो देना चाहिए। और जब हमारा कैंडिडेट कुणाल घोष, हमारा कैंडिडेट शशि पांडे वहां पर गया, तब बोला अंदर नहीं घुसने देंगे। और हम लोग सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि अंदर सब अनआइडेंटिफाइड पर्सन वो अंदर में पोस्टल बैलेट कर रहे हैं कि ईवीएम क्या कर रहे हैं, कौन मालूम, कौन जाने, ऊपर वाला जाने। तो इस तरीके से अभी वो ईवीएम मैनिपुलेशन का जो कोशिश कर रहा था, इसके लिए ममता बनर्जी खुद वहां पर गई, 4 घंटे वहां पर रहे और हमारा पूरा 294 का जो हमारा कैंडिडेट है, सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि स्ट्रॉन्ग रूम को सही सलामत रखने के लिए ईवीएम टेम्परिंग बीजेपी का कैडर लोग ना कर पाए, इसके लिए वो सबको इंस्ट्रक्शन दिया। हम लोग आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई दूसरा स्टेट नहीं है, यहाँ पर एक शेरनी है, उसका नाम है ममता बनर्जी। बीजेपी को बैकडोर से बंगाल में आने हम लोग नहीं देंगे। मिलिट्री की मौजूदगी को इस तरह आम बना देती है कि चुनाव के बाद भी तैनाती का असर रह जाता है। चुनाव के बाद तैनाती रहेगी, इसके आदेश भी आचार संहिता लागू होने के साथ ही जारी हो गए। मतदान से पहले अमित शाह अपने भाषणों में केंद्रीय बलों की तैनाती की सीमा बढ़ाने की बात क्यों करने लगे? सब कुछ पहले से क्यों हो रहा है? चुनाव के बाद 2 महीने तक की तैनाती की क्या जरूरत है? क्या राज्य की पुलिस किसी काम की नहीं रही? सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह का ट्वीट देखिए। लिखते हैं, अगले आदेश तक सीएपीएफ की 500 कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी। उनका यह ट्वीट अमित शाह के उस बयान के बाद आया
कि 60 दिनों तक बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। अमित शाह के बयान को बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य भी दोहरा रहे हैं। टेलीग्राफ में खबर छपी है कि चुनाव के बाद सत्ता पालिका भी हो या चुनाव आयोग भी हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो या फिर बाकी तरह की मीडिया की घेराबंदी हो, ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर रखा है। भले ही जनता ममता बनर्जी के साथ हो, लेकिन नतीजे जो हैं वो कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और इसीलिए टाइगर बार बार इशारा कर रहे हैं कि जो सिस्टम है, मोदी का और शाह का जो सिस्टम है, ये डिसाइसिव। मैं पूछूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन जरा मैं अभिषेक जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी भाई, आप तो डेटा के माहिर आदमी हैं, मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है बीजेपी कह रही कि भाई हम 160 सीटें हमें मिल रही, 160 प्लस, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 160 तक पहुंच सकती है या सिर्फ ये एग्जिट पोल टाइप का प्रोजेक्शन है? दीपक जी, अब भाव ने इतनी बड़ी बात वो जंगल में शेर वाली कह दी, तो एक बात मैं भी कह देता हूं। देखिए, वोटिंग मशीनें अभी प्रेग्नेंट है, अभी वो Okay. 9वें महीने की गर्भावस्था में है। बुनियादी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कायदे से जो पुरानी वोटर्स लिस्ट है उस पर अमल करवाना चाहिए था, मगर नहीं। एसआईआर के जरिए जो फहरिस्त सामने आ गई, आपने उस हिसाब से वोटिंग करवा दी। नतीजा, कई लोग अपने वोट नहीं दे पाए, कई वाजिब लोग। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कई चुनावी अधिकारी, बंगाल के कई चुनावी अधिकारी, करीब 60 से ज्यादा चुनावी अधिकारी वोट नहीं दे पाए। यानी कि ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं, मगर खुद ही वोट नहीं डाल पाए। यह सब हो रहा था। एक तरफ चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष पक्षपात का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को कोई राहत नहीं है। ऐसे में मैंने बार बार कहा है दोस्तों, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया, उस पर सवाल उठ जाते हैं। हमने सबने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे आते हैं, दूरदर्शन का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस, समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए बगैर जो वाजिब स्टेक होल्डर्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में? टीएमसी को क्यों नहीं बुलाया गया? चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने बाकायदा मेल कर दिया था, लिहाजा जो बात टीएमसी कह रही है वो गलत है, वो झूठ है। मगर यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, जो सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। आपके पूरे स्क्रीन पर दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, और यहां टीएमसी कह रही है कि यह लोकतंत्र की ब्रॉड डे लाइट में हत्या है। सीसीटीवी की फुटेज ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बैलेट बॉक्सेस को खोला जा रहा है बगैर पार्टी स्टेक होल्डर्स के। यह पूरी तरह से एक चुनावी फ्रॉड है और यह खुलेआम हो रहा है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कुणाल घोष और शशि पांजा, टीएमसी के दो नेता, धरने पर बैठ जाते हैं नेताजी इंडोर स्टेडियम में। जबरदस्त जी हाँ दोस्तों, बंगाल इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो कल आने वाला है, और ये रिज़ल्ट साफ कर रहा है कि टीएमसी की जो वापसी है वो बंगाल में फिर से होने वाली है। बीजेपी फिर से बंगाल में मात खा गई है दोस्तों। लगातार पूरे देश की नज़र बंगाल के इलेक्शन पे थी। हालांकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाने में कामयाब हुई है दोस्तों। आपको बता दें, जितने भी विपक्ष के दल थे, चाहे आप लगा लो टीएमसी के विपक्ष के दल, स्टालिन होया, अखिलेश होए, ठीक है, तेजस्वी, वो ममता की सपोर्ट में थे। वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो ममता के लिए सपोर्ट मांग रहे थे। अब टीएमसी की वापसी यह बता रही है कि ममता एक मजबूत लीडर है। बीजेपी ने किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीएसएफ जो है वहाँ पर बंगाल में उतारी थी। 2 लाख की बीएसएफ जो बंगाल में नज़र रखे हुई थी। हालांकि ये भी कह दिया था कि बीएसएफ रिज़ल्ट के 3 महीने तक बाद भी बीएसएफ वहाँ पर रहेगी। बट अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों कि बंगाल का इलेक्शन फिर से बदल चुका है इलेक्शन, और वहाँ पर सरकार टीएमसी बनाने वाली है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस बंगाल में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और
लेफ़्ट की पार्टी CPM जो बंगाल में जीती थी वो भी अपना वोट बैंक ख़त्म हो चुकी है। बट अब की बार देखते हैं कि CPM को कितनी परसेंटेज वोट मिलेगी और कांग्रेस को क्या कुछ वहाँ पर मिलता है। तो अब देखना ये है दोस्तों कि क्या कांग्रेस 15-20 सीटों पर वापसी कर पाएगी और तमिलनाडु में क्या कुछ होता है। तो अब जितने भी लोग हैं हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों।